Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is related concepts and terms of national income. तो आज हम जानने वाले हैं कि नेशनल इनकम के जो टर्म्स रहते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है वो हम यहाँ पर जानेंगे और आप मेरे नेशनल इनकम से रिलेटेड वीडियोस भी हमारे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रिलेटेड टर्म्स। सबसे पहले हमें ये जानना रहेगा गुड्स क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कोई भी सामान जो हम खरीदते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक वे से देखें तो नेशनल इनकम में जैसे हम कई बार सुनते हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, तो इस टर्म में गुड्स क्या होता है। इन इकोनॉमिक्स अ गुड्स इज डिफाइंड एज एन फिजिकल ऑब्जेक्ट मैन मेड दैट कुड कमांड अ प्राइस इन द मार्केट एंड दीज आर द मटीरियल दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। तो हर वो चीज़ जो मार्केट में बनी हुई रहती है जहां पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है और वो मार्केट में चीज़ बिकती है किसी भी प्राइस पे, जो भी रिलेटेड प्राइस रहेगी, और ये गुड्स किसी भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने में हेल्पफुल रहते हैं। फिर अगर हम गुड्स को क्लासीफाई करते हैं तो गुड्स कैन बी फर्दर क्लासीफाइज एज कंजप्शन गुड। तो कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं? दोज फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली। ऐसे गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, जैसे आइसक्रीम है, मिल्क में बनी रहती है, मिल्क से बनी हुई आइसक्रीम है, हाउस होल्ड में कोई भी चीज़ें काम में आती हैं, तो ये सब रहते हैं कंजप्शन गुड्स जो हम डेली नीड में कंज्यूम करते हैं। फिर है कैपिटल गुड्स, दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन, जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इनकम, दीज गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, ये प्लांट एंड मशीनरी फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने में काम आती हैं, इसलिए हम इसको कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। तो फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जो कंजप्शन करने में, जो फाइनल कंजप्शन में हम यूज करते हैं गुड्स को, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। Next is intermediate goods. Intermediate goods refer to those goods and services which are used as raw material, जो फर्दर प्रोडक्शन में हम काम में ले रहे हैं। मतलब ये एक प्रकार से ऐसे गुड्स हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आएंगे, जिसको हम फाइनल कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, एक ही साल में या तो उस गुड्स को फर्दर प्रोडक्ट किया जाएगा या तो फिर उसको रीसेल किया जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो कई बार आपने वर्ड सुना है इन्वेस्टमेंट। एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी भी सेक्टर में, किसी भी जगह पे हम कैपिटल, और फर्दर जब हम और कैपिटल इंक्रीज कर लेते हैं, किसी भी जगह पे जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और फर्दर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि ये कैपिटल क्यों लगाया जा रहा है? ताकि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिले। हम इसी उम्मीद से ये कैपिटल लगाते हैं कि हमें कुछ रिटर्न मिलेगा, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली क्या होता है? चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो हमारे पास कैपिटल का स्टॉक है अवेलेबल, उसमें जब चेंज आता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है 10 रुपीज़ का और उसमें फर्दर जब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको रिटर्न मिले और वो हो जाता है 11 रुपीज़, तो 11 इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि आपका कैपिटल इंक्रीज हो चुका है। वहीं डेप्रिसिएशन एक वर्ड आपने कई बार सुना है अकाउंट में। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन और फिक्स्ड कैपिटल। जब भी आप देखेंगे हमने कोई भी एसेट लिया और कभी भी एसेट को यूज़ करते समय एसेट पुराना होने लगता है, उसका वियर एंड टियर मीन्स वो यूज़ होते होते वो पुराना होता जाएगा, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हर साल एक एसेट की कुछ वैल्यू कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी समझा। टोटल एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय में टोटल इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्लूड रहता है? डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है। और नेट इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन जब ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर हमें नेट निकालना है तो नेट एडिशन मेड टू द रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं रहता। इट मीन्स व्हाट विल बी द फॉर्मूला? नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। फिर अगर हम आगे के कंसेप्ट देखें तो वहाँ पर और भी कंसेप्ट आते हैं, जैसे स्टॉक,
फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब देखते हैं स्टॉक क्या है। वेरिएबल होल वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्टॉक वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिसको हम एक टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे प्रोडक्ट जिसका अमाउंट मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्योंकि जैसे हम एग्जांपल बताएं तो नेशनल वेल्थ है, इन्वेंट्रीज हैं, पूरे कंट्री में कितने इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। वही फ्लो का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फ्लो वेरिएबल। जैसे फ्लो वेरिएबल उसे कहेंगे जो लगातार चलता जा रहा है। स्टॉक हम मेंटेन कर रहे हैं गोडाउन में, लेकिन फ्लो वेरिएबल क्या होता है? जैसे सप्लाई हमने किया शॉप्स पे, तो जो भी प्रोडक्ट सप्लाई किया जा रहा है वो फ्लो में चला जाता है, और जो हमने स्टॉक मेंटेन करके रखा है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो इसका एग्जाम्पल दिया है नेशनल इनकम और चेंज इन स्टॉक। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक टॉपिक बहुत बड़ा है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे आपको 3 सेक्टर ऑफ सर्कुलर फ्लो के बारे में भी बताया है। It refers to the continuous flow of goods and services and money income among different sectors in the economy. It is circular in nature. It has neither any end nor any beginning point. It helps to know the functioning of the economy. तो सर्कुलर फ्लो और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो आप पेमेंट करते हैं उसके लिए, और जब हम पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट चली जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। मतलब आप जो पेमेंट कर रहे हैं वही वो दुकानदार वो पेमेंट करेगा वेजेस के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, या फिर अलग अलग फॉर्म में जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट है, और वही घूमकर फिर आपके पास आती। तो ये एक सर्कुलर फ्लो रहता है जहाँ पर आपकी पेमेंट इकोनॉमिक्स में घूमती रहती है। तो यहाँ पर वो ना कोई बिगनिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है, ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है ना कहीं खत्म हो रहा है, लेकिन वो फ्लो करता रहता है और सर्कुलर मोशन में चलता रहता है। तो आप इसको अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है लीकेज। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। जैसे कि मैंने आपको बताया सर्कुलर फ्लो में लगातार मनी फ्लो करता रहता है, लेकिन बाय चांस अगर कुछ उस फ्लो में से पैसे निकाल लिए जाएं, विड्रॉ कर लिए जाएं, तो उसे हम कहेंगे लीकेज। फॉर एग्जाम्पल टैक्स, सेविंग एंड इम्पोर्ट। इट रिड्यूसेस द एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ इनकम। अगर हमने टैक्स पे कर दिया या हमने कुछ सेव करके रख दिया, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया, या हमने कुछ इंपोर्ट मंगवा लिया, तो इससे क्या होता है, जो फ्लो ऑफ सर्कुलेशन है वो रुक जाता है या कम हो जाता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं लीकेज। फिर कुछ नए वर्ड्स आपके सामने हैं। इंजेक्शन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ एडेड टू द सर्कुलर। अगर हमने सर्कुलर फ्लो में से अगर मनी निकाल लिया है, विड्रॉ किया है, तो उससे हमने कहा था लीकेज। वहीं अगर हम उसी सर्कुलर फ्लो में कुछ मनी ऐड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इंजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट ने कुछ खर्चा किया हमारे ऊपर, या कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ एक्सपोर्ट किया, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है तो मनी का सर्कुलर फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंजेक्शन। फिर एक नया टॉपिक आया है आपके सामने, इकोनॉमिक टेरिटरीज। आप उसको बाउंड्रीज भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ये एक ऐसी टेरिटरीज या बाउंड्रीज रहती हैं जहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंट इजीली वर्क कर सकती है। यहाँ पे कोई भी पर्सन कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता है, तो सारे रूल्स रेगुलेशंस जो रहेंगे वो एक के साथ में रहेंगे। स्कोप ऑफ टेरिटरीज, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस, एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा लोकेटेड अब्रॉड। तो यहाँ पर स्कोप ऑफ टेरिटरीज का मतलब है कि यहाँ पर आपका स्कोप कितना है, कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो पॉलिटिकल जो सेक्टर्स है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के इंक्लूड किए जाएंगे यहाँ पर। टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस के थ्रू हम दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं। प्लस एम्बेसीज रहती हैं, कंसल्टेंट रहता है, मिलिट्री रहती है, ये सब इसके साथ इंक्लूडेड रहता है। फिर नेक्स्ट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के थ्रू आप दूसरे कंट्री के पास जा सकते हैं, वहाँ से अलग अलग ट्रेड्स के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। फिर है फिशिंग, वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिच ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर्स। तो ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से इकोनॉमिक टेरिटरी से हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी मीन्स हमारी कंट्री की बाउंड्रीज, और वहीं से जब हम बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो वो आउट ऑफ द कंट्री चला जाता है। फिर एक वर्ड आपको, जब हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो एक वर्ड आपके सामने आता है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। अब ये कौन है? इट इज़ अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रिसाइड इन द कंट्री, जो कंट्री में ही रहता है, एंड हुज सेंटर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, जिसका इंटरेस्ट इसी कंट्री में है, जिस कंट्री में वो रह रहा है, तो
तो वो कहलाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन कुछ लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं कहलाते। वो लोग कौन रहते हैं? एक्सेप्शनल कौन कौन है? डिप्लोमेट एंड ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन एम्बेसी। जो फॉरेन एम्बेसी के लोग हैं वो हमारी कंट्री के साथ इंक्लूडेड नहीं है, वो हमारी कंट्री में काम ज़रूर करते हैं लेकिन वो हमारी कंट्री में इंटरेस्ट नहीं रखते। कमर्शियल ट्रैवलर, टूरिस्ट स्टूडेंट्स जो आते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, फिर एजुकेशन लेके वो अपने चले जाते हैं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, IMF, UNESCO एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स। ये सब नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाते हैं ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उनके नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाते हैं। अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं इंडिया में तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो ये थे कुछ ऐसे टर्म्स जो हमको पहले समझने पड़ते हैं अगर हम नेशनल इनकम पढ़ने चाह रहे हैं। तो अगर हमें नेशनल इनकम पढ़ना है तो हमें ये सारे टर्म्स हमें पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।